राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के स्नातक तृतीय वर्ष कला के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का आज इस कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। छात्रों, आपके जो बीए पार्ट थर्ड है उसके प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रश्न पत्र का नाम है प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है हिंदी काव्य 3 आधुनिक हिंदी कविता। इसकी प्रथम इकाई के अंतर्गत हम निर्धारित कवियों पर प्रकाश डालते हैं। आज हम बात करेंगे धूमिल की। अपने यहाँ संसद तेली की वो घानी है जिसमें आधा तेल है और आधा पानी है। अपने यहाँ संसद तेली की वो घानी है जिसमें आधा तेल है और आधा पानी है। और यदि यह सच नहीं है तो यहाँ एक ईमानदार आदमी को अपनी ईमानदारी का मलाल क्यों है? और यदि यह सच नहीं है तो यहाँ एक ईमानदार आदमी को अपनी ईमानदारी का मलाल क्यों है? जिसने सत्य कह दिया उसका बुरा हाल क्यों है? ये धूमिल संसद के लिए कहते हैं। वो जनता के लिए भी अपनी रचना में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जनता क्या है? एक शब्द, सिर्फ एक शब्द। जनता क्या है? एक शब्द, सिर्फ एक शब्द है, कोहरा और कीचड़ और कांच से बना हुआ। ध्यान दीजिएगा छात्रों, जनता क्या है? एक शब्द, सिर्फ एक शब्द है, कोहरा और कीचड़ और कांच से बना हुआ एक भेड़ है। एक भेड़ है जो दूसरों की ठंड के लिए अपनी पीठ पर ऊन की फसल ढो रही है। इसी तरह से उनके काव्य में अनेक प्रकार के अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। वो यह भी कहते हैं कविता क्या है? कविता क्या है? कोई पहनावा है, कोई कुर्ता। कविता क्या है? कोई पहनावा है, कुर्ता पाजामा है? ना भाई ना। कविता शब्दों के अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। क्या यह चरित्र बनाने की, चरित्र चमकाने की, खाने कमाने की चीज़ है? क्या यह चरित्र बनाने की, चरित्र चमकाने की, खाने कमाने की चीज़ है? ना भाई ना। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। इतना ही नहीं, उनकी कविता का यह स्वर भी काफ़ी चर्चित रहा है। धूमिल की कविता का यह स्वर भी काफ़ी चर्चित रहा है। वो लिखते हैं, बाबूजी बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। यह यथार्थ अभिव्यक्ति संघर्ष के कवि धूमिल की है। यह यथार्थ अभिव्यक्ति संघर्ष के कवि धूमिल की है। इसीलिए हिंदी कविता के क्षेत्र में धूमिल को अलग अलग प्रकार की संज्ञा दी जाती है। कुछ उन्हें संघर्ष की चेतना का कवि कहते हैं, कुछ राजनीतिक कवि, वक्तव्य प्रिय कवि, जन पक्षधर का कवि, तो कुछ जनवादी, जनतंत्र का कवि कहते हैं। जनवादी काव्य वह काव्य है जिसमें शोषक शासक वर्ग की दमनकारी नीतियों का पर्दाफाश हो, जिसमें आज की भयावह जिंदगी और खुरदरे यथार्थ का चित्रण हो। समस्याओं के जाल में चतुर्दिक घिरे मेहनतकश आवाम के शोषण और उसकी बदहाली का चित्रण हो, तथा तमाम तरह के दहकते सवालों से सीधा साक्षात्कार हो, जिसमें जनता की आशाओं, आकांक्षाओं और वास्तविक आक्रोश की सार्थक अभिव्यक्ति हो। शोषित जनता के मन में
विश्वास जगाता हो और शोषकों का मनोबल तोड़ देता है। जनवादी कविता किसे कहते हैं? जनवादी कविता में शोषक शासक वर्ग की दमनकारी नीतियों का पर्दाफाश हो, जिसमें आज की भयावह जिंदगी और खुरदरे यथार्थ का चित्रण हो। समस्याओं के जाल में चतुर्दिक घिरे मेहनतकश आवाम के शोषण और उसकी बदहाली का चित्रण हो तथा तमाम तरह के दहकते सवालों से सीधा साक्षात्कार हो, जिसमें जनता की आशाओं, आकांक्षाओं और वास्तविक आक्रोश की सार्थक अभिव्यक्ति हो। शोषित जनता के मन में विश्वास जगाता हो और शोषकों का मनोबल तोड़ देता है। ये जनवादी कविता है। जनवादी कविता इसे कहते हैं। छात्रों, धूमिल की रचना संसार में जनतंत्र पर व्यंग्य है, गुस्सा है, खीज है, बेचैनी है। उनके काव्य में तीव्र आक्रोश है, असहमति का स्वर है। संसद से सड़क तक यानी जनतंत्र और जनता। संसद से सड़क तक यानी जनतंत्र और जनता। संसद इस तथाकथित जनतंत्र को चलाने वाली विधायिका है। संसद इस तथाकथित जनतंत्र को चलाने वाली विधायिका है, जिसके प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं, जनता के लिए और जनता के बीच से। इसका जनता से क्या सरोकार है? इसका जनता से क्या सरोकार है? धूमिल न सिर्फ इसकी पोल खोलते हैं, करारा व्यंग्य भी करते हैं। जनतंत्र पर धूमिल न केवल इसकी पोल खोलते हैं, बल्कि जनतंत्र पर करारा व्यंग्य भी करते हैं। वे चाहते हैं कि इस तथाकथित जनतंत्र से लोगों का भ्रम टूटे। वे चाहते हैं कि इस तथाकथित जनतंत्र से लोगों का भ्रम टूटे। ये कैसा जनतंत्र है जहां जिंदा रहने के लिए घोड़े और घास को एक जैसी छूट है? ये धूमिल कहते हैं। उनकी रचना इस प्रकार की है। यह कैसा जनतंत्र है जहां जिंदा रहने के लिए घोड़े और घास को एक जैसी छूट है, जहां जनतंत्र जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है, जहां की सुबह सिर कटे मुर्ग की तरह फड़कते हुए जनतंत्र में सुबह सिर्फ चमकते हुए रंगों की चालबाजी है। इसलिए धूमिल इस जनतंत्र को बार बार बेनकाब करते हैं। धूमिल की कविताओं में अनास्था का स्वर न होकर पूर्ण असहमति का स्वर है। ध्यान दीजिएगा छात्रों, धूमिल की कविताओं में अनास्था का स्वर न होकर पूर्ण असहमति का स्वर है। इसीलिए वे निरंतर दूसरे प्रजातंत्र की तलाश में जुटे रहे। उनकी कविताओं में अनास्था का स्वर न होकर पूर्ण असहमति का स्वर है, इसीलिए वे निरंतर दूसरे प्रजातंत्र की तलाश में जुटे रहे। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। वो लिखते हैं, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है जहां कोई बच्चा भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा। यह गणतंत्र कैसा है? दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। यहां पर धूमिल जनतंत्र की पोल खोलते हैं, उस पर व्यंग्य करते हैं कि दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है। बहुत बड़ा व्यंग्य है यहाँ पर कि दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। छात्रों, धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडेय धूमिल है। धूमिल तो बाद का उपनाम है, मूल नाम सुदामा पांडेय है, लेकिन धूमिल के नाम से ज्यादा चर्चित हुए। धूमिल ने संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे तथा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र जैसे काव्य संग्रह रचे। इनके काव्य संग्रह के नाम है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और
सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। उनकी सबसे लंबी कविता पटकथा है। पटकथा उनकी सबसे लंबी कविता है। उनके काव्य की भाषा तेजाबी है। ध्यान दीजिएगा छात्रों, उनके काव्य की भाषा तेजाबी है क्योंकि उसमें यथार्थ है। धूमिल के काव्य में यथार्थ का चित्रण हुआ है, सच्चाई का चित्रण हुआ है। संसद से लेकर के सड़क तक सभी का उन्होंने सभी की पोल खोली है, सभी पे करारा व्यंग्य किया है, उनकी वास्तविकता को जनता के सामने रखा है, पाठक के सामने रखा है। तो उनकी भाषा तेजाबी है क्योंकि उसमें यथार्थ है, यथार्थ का चित्रण है, सच्चाई का चित्रण है। वो कविता से सार्थक हस्तक्षेप चाहते हैं। कवि यहां कविता के उद्देश्य को लेकर के साफ साफ कह रहे हैं, मतलब कविता के बारे में वे कहते हैं, वे कविता से सार्थक हस्तक्षेप चाहते हैं। वे कविता से सार्थक हस्तक्षेप चाहते हैं। वे जानते हैं कि कविता समाज, विशेषकर बहुसंख्यक समुदाय से जुड़कर ही अपने अस्तित्व को टिकाए रख सकती है। धूमिल परिवर्तन के आकांक्षी है, मगर यथार्थवादी परिवर्तन के। वो परिवर्तन के आकांक्षी है मगर यथार्थवादी परिवर्तन के, संभवनीय परिवर्तन के न, संभवीय परिवर्तन के न कि आदर्शवादी परिवर्तन के। ध्यान दीजिएगा छात्रों, धूमिल परिवर्तन के आकांक्षी है मगर यथार्थवादी परिवर्तन के, संभवीय परिवर्तन के आकांक्षी है न कि आदर्शवादी परिवर्तन के। धूमिल परिवर्तन के आकांक्षी है मगर यथार्थवादी परिवर्तन के, मगर यथार्थवादी परिवर्तन के, संभवीय परिवर्तन के न कि आदर्शवादी परिवर्तन के। संभवनीय परिवर्तन की राह में जब भी रुकावट आती है। यहां एक बार फिर सुनिए छात्रों कि धूमिल परिवर्तन के आकांक्षी है मगर यथार्थवादी परिवर्तन के, और संभवनीय परिवर्तन के मगर यथार्थवादी परिवर्तन के, संभवनीय परिवर्तन के न कि आदर्शवादी परिवर्तन की। संभवनीय परिवर्तन की राह में जब भी रुकावट आती है, संभवनीय परिवर्तन की राह में जब भी रुकावट आती है, वे तिलमिला उठते हैं, वे तिलमिला उठते हैं। उनकी यह तिलमिलाहट बौखलाहट की उपज न होकर सोच समझ की उपज है। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है छात्रों। उनकी यह तिलमिलाहट बौखलाहट की उपज न होकर सोच समझ की उपज है, इसलिए उनकी भाषा तेजाबी है। धूमिल कविता में बनावटी भाषा के पक्षधर नहीं थे, वे सच को व्यक्त करने वाली भाषा के पक्षधर रहे। कविता के संबंध में भी उनकी धारणा स्पष्ट रही। भाषा के संबंध में भी धारणा स्पष्ट है कि वो बनावटी भाषा के पक्षधर नहीं है, सच को व्यक्त करने वाली भाषा के पक्षधर रहे। और कविता के संबंध में भी उनकी धारणा स्पष्ट रही। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। कविता क्या है? कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में उन्होंने कविता के संदर्भ में यह रचना की। कविता में जाने से पहले उन्होंने लिखा, कविता में जाने से पहले मैं आपसे ही पूछता हूं। कविता में जाने से पहले मैं आपसे ही पूछता हूं। जब इससे न चोली बन सकती है न चोंगा, तब आप ही कहो इस ससुरी कविता को जंगल से जनता तक ढोने से क्या होगा। धूमिल लिखते हैं कि जब इससे न चोली बन सकती है न चोंगा, तब आप ही कहो इस ससुरी कविता को जंगल से जनता तक ढोने से क्या होगा। आप ही जवाब दो, मैं इसका क्या करूं।
तितली के पंखों में पटाखा बांधकर भाषा के हलके में कौन सा गिल खिला दूं? तितली के पंखों में पटाखा बांधकर भाषा के हलके में कौन सा गुल खिला दूं? धूमिल की कविताओं में उपाय नहीं है, उपाय प्राप्त करने की जद्दोजहद है। धूमिल की कविताओं में उपाय नहीं है, उपाय प्राप्त करने की जद्दोजहद है। अगर यह जद्दोजहद उनके पाठकों, उनके अपने लोगों में आ जाती है तो उनकी कविता सार्थक हो जाती है। तात्पर्य यह है कि वो जो जद्दोजहद कर रहे हैं जनतंत्र के खिलाफ, शोषकों के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ, तो वो कहते हैं कि धूमिल की कविता में उपाय नहीं है, उपाय प्राप्त करने की जद्दोजहद है। अगर ये जद्दोजहद उनके पाठकों, उनके अपने लोगों में आ जाती है तो उनकी कविता सार्थक हो जाती है। असल में कोई भी कविता समाधान नहीं, समाधान की प्रक्रिया और ललक तथा बेचैनी रचती है। असल में कोई भी कविता समाधान नहीं, समाधान की प्रक्रिया और ललक तथा बेचैनी रचती है। पाठक के ठहरे अथवा भ्रम में रचे बसे मन को गतिमय बनाती है। कविता वस्तु नहीं देती, वस्तु को निर्मित और प्राप्त करने की प्रेरणा और ताकत देती है। धूमिल कविता के मूल उद्गम के संबंध में भी यहाँ तक कह देते हैं कि कविता का मूल उद्गम या काव्य का मूल उद्गम कहाँ से हुआ है। तो देखिए, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं धूमिल। वो कहते हैं कि वह किसी गंवार आदमी की ऊब से पैदा हुई थी। बहुत बड़ी बात कहते हैं धूमिल यहाँ पर कविता के संदर्भ में, काव्य के संदर्भ में। वो कहते हैं कि कविता का उद्गम कहाँ से होता है। वो कहते हैं कि वह किसी गंवार आदमी की ऊब से पैदा हुई थी और एक पढ़े लिखे आदमी के साथ शहर में चली गई। आप देखिए यहाँ कवि किस तरह ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण जनजीवन के कितने पक्षधर हैं। शहर की तुलना में वो गांव को महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि कविता का जन्म ही गांव से हुआ है। किसी गंवार आदमी की ऊब से, वह किसी गंवार आदमी की ऊब से पैदा हुई थी और एक पढ़े लिखे आदमी के साथ शहर में चली गई। एक पढ़े लिखे आदमी के साथ शहर में चली गई। कविता में भदेसपन ही ज्यादा सच्चा, मानवीय और आवेग युक्त होता है। नागरिकता तो बनावट है, आवरण युक्त है। नागरिकता तो बनावट है, आवरण युक्त है। अंग्रेज कवि वर्ड्सवर्थ भी जीवंत भाषा के लिए गांवों की ओर जाने की बात करते थे। देखिए छात्रों, भारतीय कवि ही नहीं, भारतीय साहित्यकार ही नहीं, अंग्रेज कवि भी गांव के लिए कितनी जबरदस्त बात कहते हैं। अंग्रेज कवि वर्ड्सवर्थ भी जीवंत भाषा के लिए गांवों की ओर जाने की बात करते थे, क्योंकि गांव के शब्द ज्यादा क्रियाशील, जीवंत और बिंबात्मक होते हैं। क्योंकि गांव के शब्द ज्यादा क्रियाशील, जीवंत और बिंबात्मक होते हैं। साठोत्तरी कवि धूमिल को भी भारतीय गांव, वहाँ के लोग, उनकी सादगी, सदाचार, ईमानदारी आदि से बहुत लगाव रहा। वो शहर की तुलना में गांव के पक्षधर रहे। पूंजीवादी व्यवस्था के दुष्चक्र में जकड़े सीधे सादे भारतीय जन की मुक्ति के लिए वे चिंतित थे, बेचैन थे। वे उनमें चेतना लाने के लिए जूझते रहे, संघर्ष करते रहे। धूमिल दुनिया को एक किसान की नजर से नहीं, बल्कि एक दृष्टि संपन्न एवं संवेदनशील यथार्थवादी व्यक्ति की तरह देखते हैं।
इसलिए अपने गांव के लोगों की स्थिति से धूमिल अत्यंत पीड़ित हैं। वे लिखते हैं, गांव के संदर्भ में धूमिल लिखते हैं, वहां कोई सपना नहीं है न भेड़िया का डर। धूमिल गांव के संदर्भ में लिखते हैं, वहां कोई सपना नहीं है न भेड़िए का डर। बच्चों को सुलाकर औरतें खेत पर चली गई हैं। खाए जाने लायक कुछ भी शेष नहीं है। खाए जाने लायक कुछ भी शेष नहीं है। वहां सब कुछ सदाचार की तरह सपाट। वहां सब कुछ सदाचार की तरह सपाट और ईमानदारी की तरह असफल है। और ईमानदारी की तरह असफल है। वो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त व्यंग्य करते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं कि ईमानदार आदमी तो असफल होता है। उस तत्कालीन समय के लिए वो कह रहे थे। ऐसे ही वो संसद में भी इस बात का जिक्र करते हैं। तो वो कहते हैं कि वहाँ सब कुछ सदाचार की तरह सपाट और ईमानदारी की तरह असफल है। धूमिल का क्रांतिकारी स्वर, आक्रोश उनकी काव्य संवेदना में देखा जा सकता है। आजादी के बाद की व्यवस्था, आमजन की पीड़ा, निराशा, उसके मोहभंग आदि को धूमिल यथार्थ अभिव्यक्ति देते हैं। आजादी के बाद की व्यवस्था, आमजन की पीड़ा, निराशा, उसके मोहभंग आदि को धूमिल यथार्थ अभिव्यक्ति देते हैं। जनता का मोहभंग हो गया था, क्योंकि आज़ादी से पहले तो उनका एक मोह था कि देश आज़ाद हो जाएगा तो हमें सारे सुख मिलेंगे, शोषण से मुक्ति मिलेगी। लेकिन आज़ादी के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो जनता का मोहभंग हो गया। और ये सारा चित्रण धूमिल ने अपने काव्य में यथार्थवादी ढंग से किया है, यथार्थवादी चित्रण किया है, वास्तविक चित्रण किया है। आजादी के आरंभिक उल्लास के बाद ये भयानक मोहभंग का समय था, जब कवि को पूछने की जरूरत पड़ी, क्या आजादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है? धूमिल देखो कितनी अच्छी रचना करते हैं। वो कहते हैं, क्या आजादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है, या इसका कोई खास मतलब होता है। छात्रों, जनवादी कवि धूमिल की शोषित वर्ग के प्रति चिंता, शोषकों पूंजीपतियों के प्रति आक्रोश ने कभी थमने का नाम नहीं लिया। विषम परिस्थितियों में भी उनका विद्रोही स्वर दब नहीं सका। धूमिल अपने अंतिम दिनों तक शोषण पीड़ा के खिलाफ संघर्ष करते रहे। धूमिल अपने अंतिम दिनों तक शोषण पीड़ा के खिलाफ संघर्ष करते रहे। इसका प्रमाण है उनकी अंतिम कविता। वे लिखते हैं, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो। ध्यान दीजिएगा छात्रों, वो लिखते हैं, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। छात्रों, धूमिल के काव्य में और भी विविध प्रकार के स्वर सुनाई देते हैं। वे आर्थिक रूप से कमजोर निम्न मध्यम वर्ग की आवाज तो बने ही, साथ ही उन्होंने स्त्री पुरुष की समानता पर भी अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्ति दी है। उन्होंने स्त्री पुरुष की समानता पर भी अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्ति दी है। अतः हम कह सकते हैं कि साठोत्तरी कविता का यह संघर्षशील कवि जनवादी कवि था। आज के लिए बस इतना ही। छात्रों, अगली कक्षा में हम फिर उपस्थित होंगे और बात करेंगे रघुवीर सहाय की। हमारे अगले कवि जिन पर हम
प्रकाश डालेंगे वो हैं रघुवीर सहाय। तब तक के लिए नमस्कार।